नमस्कार दोस्तों। और अब हम बात करेंगे स्टैमिन की, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसको कि हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, एंड इट इज आल्सो नोन एज एंड्रोसियम। क्लियर? जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, पढ़ा था कि एक एंड्रोसियम के यानी कि स्टैमिन के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। जो लोअर पार्ट होता है लॉन्ग स्लेंडर एंड लोअर पार्ट, उसको फ्लामेट कहते हैं, एंड ये पार्ट हमारा नीचे से थैलेमस से अटैच्ड होता है, एंड फ्लामेट का जो टर्मिनल पार्ट होता है उस पर सिचुएटेड एक ब्रॉड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम एंथर कहते हैं। क्लियर? इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स यानी कि माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होती है। क्लियर? और अगर हम एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है? इस प्रकार से हमें एंथर यहां से दिखता है। एक जो एंथर है इसको हम बाइलोब स्ट्रक्चर कहते हैं। जनरली, नॉट इन ऑल केसेस, बट जनरली इन प्लांट्स एन एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। बाइलोब स्ट्रक्चर क्यों है ये? क्योंकि हर एक एंथर में दो लोब्स होते हैं। ओके, कितने लोब्स होते हैं? दो लोब्स होते हैं। देखिए, एंथर के अगर दो पार्ट्स में हम लोग एज्यूम करें, एक इधर का पार्ट और एक इस तरफ का पार्ट, ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है। लाइन ऑफ डिसेंस के इधर वाला पार्ट एक लोब और इस तरफ वाला पार्ट दूसरा लोब, यानी कि एक एंथर में दो लोब्स प्रेजेंट है, इसलिए एंथर जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर? और हर एक लोब में दो सिलिंड्रिकल पैरेलली रनिंग चैम्बर्स होते हैं, जिनको कि हम पॉलन सैक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलन सैक्स। इन पॉलन सैक्स को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं और थीका भी कहते हैं। ठीक है? अब क्योंकि पॉलन एंथर के एक लोब में, हर एक लोब में दो पॉलन सैक्स है, यानी कि दो थीका है, इसलिए एंथर को हम लोग डायथीकस स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम लोग डायथीकस स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। क्लियर? क्योंकि अब क्या है, दो पोलन सेक्स यानी कि दो थीका एक लोब में है और दो थीका दो पोलन सेक्स इधर वाले लोब में है, तो टोटल कितने पोलन सेक्स हो गए एक एंथर के अंदर? चार पोलन सेक्स हो गए, यानी कि चार माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। और इसलिए जनरली जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो टेट्रास्पोरेंजिएट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? वो टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है ना? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक लोब में केवल एक ही पॉलन सैक होता है। ठीक है ना? एक लोब में केवल एक ही पॉलन सैक प्रेजेंट होता है। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि वॉल्फिया। ठीक है ना? और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके एंथर्स में दो लोब की जगह एक ही लोब होता है। क्लियर? और एक लोब है तो उसके अंदर एक ही पॉलन सैक प्रेजेंट होता है, एक ही थीका प्रेजेंट होता है, जैसे कि आरसी यूथोबियम। क्या एग्जांपल है जी उसका? आरसी यूथोबियम। क्लियर? ओके। जनरली प्लांट्स के अंदर जो एंथर होता है वो यू स्पोरेंजिएट होता है। क्या होता है जी? ये यू स्पोरेंजिएट। क्लियर? हमारा जो एक एंथर के अंदर चार पॉलन सैक्स यानी कि चार माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है ना? ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये किससे प्रोड्यूस होते हैं जी? ये प्रोड्यूस होते हैं आर्किस्पोरियल सेल से। किससे प्रोड्यूस होते हैं जी? आर्किस्पोरियल सेल। ठीक है ना? आर्किस्पोरियल सेल से, यानी कि हर एक पॉलन सैक की डेवलपमेंट आर्किस्पोरियल सेल से होती है। जो एक आर्किस्पोरियल सेल है, एक आर्किस्पोरियल सेल पेरिक्लिनिकली डिवाइड करती है और ये दो सेल्स बनाती है, दो प्रकार की सेल्स बनाती है। एक तो जी आउटर सेल, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? पैराइटल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पैराइटल सेल। और दूसरी इनर सेल, जिसको कि हम लोग स्पोरोजीनस सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग स्पोरोजीनस सेल कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है हर एक पॉलन सैक की डेवलपमेंट आर्किस्पोरियल सेल से होती है। आर्किस्पोरियल सेल पेरिक्लिनिकली डिवाइड करती है और वो दो सेल्स बनाती है, आउटर सेल्स और इनर सेल्स। जो आउटर सेल्स है वो
पैराइटल सेल है और जो इनर सेल है वो स्पोरोजीनस सेल्स है, ठीक है ना। ये पैराइटल सेल से तो पॉलन सैक की आउटर वॉल्स बनती है, ठीक है ना, और जो इनर सेल है स्पोरोजीनस सेल है उससे पॉलन सैक के अंदर जो टिश्यू होता है जिसको कि हम स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं, बाद में वो स्पोरोजीनस टिश्यू किससे बनता है, स्पोरोजीनस सेल से। क्योंकि हर एक पॉलन सैक की डेवलपमेंट आर्किस्पोरियल सेल से होती है, इसलिए पॉलन सैक को हम लोग यूस्पोरेंजिएट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग इस जो भी हमारे 4 पॉलन सैक्स है, अगर आप एंथर को ट्रांसवर्सली काटते हैं तो आउटर लुक्स में हमें हर एक पॉलन सैक सर्कुलर स्ट्रक्चर्स की तरह दिखाई देता है। ओके, मींस पॉलन सैक्स आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल एंड पैरेलली रनिंग चैम्बर्स, क्लियर, एंड each lobe of anther has 2 pollen sacs which run parallelly, okay, and cylindrical in their structure, and in their outer looks each pollen sac appears to be a circular structure, clear, okay। अगर हम बात करते हैं इसकी स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन की, तो जो एक पॉलन सैक है, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि हर एक पॉलन सैक कौन कैसा होता है, इनके जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स है वो कौन से होते हैं। हर एक पॉलन सैक के चारों तरफ एक कॉमन एपिडर्मिस लेयर होती है दैट इज प्रोटेक्टिव इन इट्स फंक्शन। सो ऑल पॉलन सैक्स आर commonly enveloped, commonly surrounded by a protective epidermis layer, clear, और epidermis लेयर के अंदर हमारी एक और सेल्स की लेयर होती है जिसको एंडोथीसियम लेयर बोलते हैं, क्लियर, और एंडोथीसियम के अंदर की तरफ 2-3 लेयर्स और भी होती है सेल्स की जिनको कि हम मिला करके मिडिल लेयर्स कहते हैं, क्लियर। एंड अंदर की सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है पॉलन सैक की दैट इज टैपेटम। कौन सी लेयर है जी, वो टैपेटम, और जो टैपेटम है वो सराउंड करके रखता है पॉलन सैक यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम को, क्लियर है। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एनलार्ज व्यू ऑफ ईच एंथर और यू कैन से पॉलन सैक। अगर हम हर एक पॉलन सैक के कुछ पार्ट को माइक्रोस्कोप में और मैग्नीफाई करके और एनलार्ज करके देखते हैं तो हमें ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। सो दिस इज द आउटर मोस्ट कॉमन कवरिंग दैट इज ऑफ एपिडर्मिस, और उसके अंदर हमारी जो सेल्स की लेयर है एपिडर्मिस के अंदर दैट इज एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम के अंदर जो 2-3 लेयर्स दिख रही है आपको सेल्स की, दीज आर दी मिडिल लेयर्स, और मिडिल लेयर्स के भी अंदर जो सेल्स की लेयर है ये अलग से दिख रही है, यहाँ पर बड़े न्यूक्लियस है, कॉन्स्पिकस न्यूक्लियस एंड देन साइटोप्लाज्म दैट रिप्रेजेंट्स टैपेटम, एंड टैपेटम के अंदर ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जिसको कि हम लोग पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। बाद में इनसे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और माइक्रोस्पोर्स मैच्योर होते हैं पॉलन ग्रेन्स के अंदर, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन सैक्स मींस माइक्रोस्पोरेंजिया, क्लियर। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ डिफरेंट वॉल लेयर्स ऑफ पॉलन सैक, क्लियर। ओके, अगर हम फंक्शंस की हम बात करते हैं तो देखिए सबसे बाहर हमारा जो पॉलन सैक के सबसे बाहर की जो लेयर है वो होती है जी एपिडर्मिस, क्लियर। ओके, एपिडर्मिस क्या है जी, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव वॉल लेयर है। फंक्शन क्या है जी इसका, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है जी। पॉलन सैक्स को माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट वॉल लेयर है, कॉमनली चारों पॉलन सैक्स को सराउंड करके रखती है, क्लियर। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ जो वॉल लेयर होती है वो कौन सी लेयर है जी, दैट इज एंडोथीसियम। क्या है जी, एंडोथीसियम। जो एंडोथीसियम है इसका फंक्शन क्या है, ये भी पॉलन सैक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम बोथ आर protective in their functions, clear, they provide protection to the pollen sacs, clear। okay, ये जो एंडोथीसियम की सेल्स है इन सेल्स की इनर एंड रेडियल वॉल्स, ध्यान रखिएगा जी, रेडियल वॉल्स ऑफ
सेल्स, यानी कि एंडोथीसियम की जो सेल्स होती हैं उनकी इनर और रेडियल वॉल्स पर कुछ फाइब्रस थिकनिंग्स डेवलप होती हैं, और वो थिकनिंग्स किसकी होती है जी? दैट इज ऑफ अल्फा सेल्यूलोज, अल्फा सेल्यूलोज मटेरियल की। क्लियर? सो एंडोथीसियम सेल्स डेवलप थिकनिंग्स ऑफ अल्फा सेल्यूलोज मटेरियल on their inner and radial walls. Clear? And क्योंकि इस एंडोथीसियम की सेल्स में ये अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग्स प्रेजेंट होती है, इसलिए एंडोथीसियम को फाइब्रस लेयर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? फाइब्रस लेयर भी कहते हैं। क्लियर? ओके। एंडोथीसियम में कहीं एंडोथीसियम के कहीं कहीं पर किसी किसी पार्ट पर ये अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग्स एब्सेंट होती हैं, और जहां पर एंडोथीसियम का वह भाग, वो एरिया जहां पर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग्स एब्सेंट होती है, उस पार्ट को हम लोग स्टोमियम कहते हैं। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? स्टोमियम कहते हैं। और स्टोमियम किस में हेल्प करता है? डिसेंस ऑफ एंथर में। किस में हेल्प करता है जी? डिसेंस ऑफ एंथर में ये हेल्प करता है, यानी कि एंथर के मैच्योर एंथर जब रप्चर होता है तो उसके रप्चरेंस को ही हम लोग डिसेंस बोलते हैं, और इसके एंथर के डिसेंस में कौन हेल्प करता है? एंडोथीसियम। कहां से? स्टोमियम वाले पार्ट से। क्लियर है जी? ओके। दूसरा हम बात करते हैं, जो थर्ड वॉल लेयर है पॉलन सैक की, एंथर की, वो कौन सी है? वो है मिडिल लेयर्स। कौन सी है जी? मिडिल लेयर्स। तो मिडिल लेयर्स दो या तीन होती है ये, ठीक है ना? और इनका काम भी क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या होता है जी इनका काम भी? पॉलन सैक को, एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और डिसेंस में हेल्प करना। क्लियर? जो लास्ट इनर मोस्ट वॉल लेयर होती है पॉलन सैक की, वो है टैपेटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? कौन सी है जी? टैपेटम। सबसे पहली बात तो जो टैपेटम की सेल्स होती है वो बाइन्यूक्लिएट होती है। क्या होती है जी? या तो वो बाइन्यूक्लिएट होती है या फिर वो मल्टीन्यूक्लिएट होती है। कैसी होती है? बाइन्यूक्लिएट या फिर मल्टीन्यूक्लिएट होती है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज साइज का होता है, बड़ा होता है जो, ठीक है जी? न्यूक्लियस इज लार्ज साइज्ड एंड कॉन्स्पिकस, एंड इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है जी इसका साइटोप्लाज्म? डेंस साइटोप्लाज्म। एंड ये डेंस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल्स भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है जी? रिजर्व फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होता है। ओके, सो लेट मी टेल यू अगेन, tapetum is the innermost wall layer of pollen sac, and its cells are larger in their size. They are either binucleate or multinucleate. Clear? And their nucleus is large size, that is conspicuous, and these cells, tapetal cells, have dense cytoplasm due to the presence of large amount of reserve food materials. Clear? अब बात करते हैं हम इसके टैपेटम की फंक्शंस की। इसके फंक्शंस क्या है? ठीक है, टैपेटल सेल्स के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शंस क्या होंगे इसका? नंबर 1, नरिशमेंट। पहला फंक्शन क्या है जी इसका? नरिशमेंट। नरिशमेंट किसको? नरिशमेंट फॉर पीएमसी, जिनको कि हम लोग एमएमसी भी कहते हैं, एंड डेवलपिंग पॉलेंस, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। क्लियर? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, यानी कि पॉलन सैक के अंदर जो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होती है तो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को और पॉलन ग्रेन मदर सेल्स को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? टैपेटम की सेल्स प्रोवाइड करती है। तो इसका पहला फंक्शन क्या हो गया? टैपेटल सेल्स एंश्योर नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स एंड एमएमसी, और यू कैन से पीएमसी। ओके, पहला फंक्शन। इसका दूसरा फंक्शन क्या होगा जी? सेकंड फंक्शन क्या है? टैपेटल सेल्स आल्सो प्रोड्यूस
also produce यूबिस्ट बॉडीज। यूबिस्ट बॉडीज ये क्या होती है जी? यूबिस्ट बॉडीज। These tapetal cells contain यूबिस्ट बॉडीज एंड यूबिस्ट बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरोपोलेनिन। क्या होता है जी? स्पोरोपोलेनिन, जो कि पॉलन ग्रेन की एक्साइन वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, which is a structural component of exine wall of pollen grain। क्लियर? एंड दूसरा क्या होता है इसके अंदर? pollen kit। क्या है जी? pollen kit। pollen kit क्या है? pollen kit are oily and sticky structures which contain lipids and carotenoids। Okay, listen again। pollen kits are present inside the uvist bodies of tapetal cells, and these pollen kits are what? These are the oily and sticky structures which contain lipids and carotenoids। Clear? And these help in pollination, mainly in insect pollinated flowers। Clear? pollen kits are mainly present in the pollen grains of insect pollinated flowers, and hence we can say they have an important role in pollination in insect pollinated flowers। Clear? Okay, और क्या होता है जी यूबिस्ट बॉडी के अंदर? they contain some specific proteins। okay, ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है? सिर्फ पॉलन ग्रेन की जो वॉल होती है उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती है, और इन्हीं स्पेसिफिक प्रोटीन्स की हेल्प से ये जो हमारा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है वो होता है। मींस अगर कोई पॉलन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है तो वो पॉलन जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है कि वो पॉलन ग्रेन कॉम्पेटिबल टाइप का है या इनकॉम्पेटिबल टाइप का है। ओके, तो स्टिग्मा पर प्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट्री स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पॉलन ग्रेन की एक्साइन वॉल में प्रेजेंट दूसरे अपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, और अगर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स स्टिग्मा के सरफेस पर प्रेजेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और पॉलन ग्रेन के एक्साइन वॉल में प्रेजेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इट मींस पॉलन ग्रेन इज ऑफ compatible type, and then only stigma will allow its germination। Clear? So these specific proteins which are present in uvist bodies of tapetal cells help in recognition of pollen grain by stigma, that further determines the compatibility and germination of pollen grain। Clear? और क्या होता है uvist bodies के अंदर? IAA यानी कि indole 3 acetic acid। क्या है? It's a kind of plant hormone that is responsible for the regulation of growth and development of plants। Clear है? Okay, and secondly और क्या होता है इसके अंदर? और I think callase। Okay, callase enzyme। Okay, callase enzyme भी प्रोड्यूस करती है टैपेटल सेल्स। ये टैपेटल सेल्स कैलेज एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं, और ये कैलेज एंजाइम का काम क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन्स के चारों तरफ कैलोज वॉल है, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर्स मींस पॉलन ग्रेन्स के चारों तरफ एक कैलोज वॉल लेयर प्रेजेंट होती है, और उस कैलोज वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए व्हिच एंजाइम इज रिस्पांसिबल? कैलेज एंजाइम इज रिस्पांसिबल। सो कैलेज एंजाइम is also produced by tapetal cells, and that callase enzyme dissolve the callose wall present around the pollen grains, means microspores, and hence this callase enzyme set the pollen grains free। Clear? So these are the different functions of tapetal cells। Clear है? Okay, अब हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। क्लियर? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है और कैसे होती है? ठीक है जी। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स टेक ऑन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, as we know, these are the cells, as we know, see, in a young anther, when anther is young, all pollen sacs means all microsporangia are filled with a compactly packed
compactly packed cells which together form sporogenous tissue. क्या बोलते हैं उसको हम? Sporogenous tissue. Clear? And each cell of sporogenous tissue later on acts as pollen mother cell or microspore mother cell and give rise to, and each cell of that sporogenous tissue acting as MMC or PMC give rise to 4 microspores and hence 4 pollen grains. Clear? And the process of the formation of microspores from microspore mother cells is nothing but microsporogenesis. So let's see how does it take place. So here suppose this is a 1 MMC which is diploid, means डिप्लॉइड है, 2n है. इसके अंदर क्या होगा जी? मियोसिस फर्स्ट होती है. क्या होती है जी? मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगी और यहां पर क्या हो जाएगा? ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेंगे, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएंगे. मियोसिस डिवीजन होगी तो ठीक है जी, 2 सेल्स बन जाएंगे यहां पर. और अब क्या होगा? फिर मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगी और अब क्या होगा? हर एक सेल से 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी एंड इट विल फॉर्म a group of 4 cells. It will form a group of 4 cells. ठीक है ना? And that group of 4 haploid cells is called microspore tetrad. And this process of formation of microspores from microspore mother cell through meiosis division is called microsporogenesis. Okay, so here is the process of microsporogenesis. Clear? So let me tell you again. In a young anther, all 4 pollen sacs are filled with compactly packed cells which together form sporogenous tissue, and each cell of sporogenous tissue later on acts as a microspore mother cell, or you can say pollen mother cell. Okay, and later on when time for microsporogenesis comes, then each diploid microspore mother cell undergoes meiosis division, and that cell result in formation of group of 4 haploid cells which are called microspores, and these microspores do not get separated or are not separated from each other. They remain together in a group due to the presence of that callose wall, and this group of 4 haploid microspores is known as microspore tetrad. And later on each microspore develops into a pollen grain. Clear? So let's see how a microspore matures into a pollen grain. Okay, friends, here suppose this is a 1 microspore which is haploid. It is 1 microspore. Okay, and when this microspore matures, then what happens? Vacuolation takes place. क्या होता है जी? Vacuolation takes place. Clear? And वैक्यूलेशन की वजह से ये जो न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है ये पेरिफेरल रीजन की तरफ पुश हो जाता है. ओके, सो वैक्यूलेशन टेक्स प्लेस एंड ड्यू टू वैक्यूलेशन दैट न्यूक्लियस इज पुश्ड टुवर्ड्स periphery, and later on what happens, that nucleus also divides by mitosis division. That nucleus
also divides, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, vacuolation, and later on vacuolation is followed by mitosis division. Clear? And here what happens, that nucleus divides unequally, and it results in two nuclei. One is bigger in size, another is small in size, and later on cell wall formation takes place between these two unequal sized nuclei, and hence two unequal sized cells are formed. The larger cell is called vegetative cell. The larger cell is vegetative cell, and smaller cell is generative cell. Smaller cell is generative cell. Clear? So this is what? This is a mature pollen grain. This is we can say it is a mature pollen grain. So let me tell you again. First, through microsporogenesis, microspore mother cell gives rise to 4 haploid microspores with the help of meiosis division, and later on each microspore matures into a pollen grain. और जब माइक्रोस्पोर से pollen grain बनता है तो होता क्या है, पहले तो माइक्रोस्पोर में वैक्यूलेशन होता है. वैक्यूलेशन की वजह से न्यूक्लियस किनारे की तरफ पुश कर दिया जाता है, और बाद में अब इस न्यूक्लियस में, हैप्लॉइड न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होगी, जिसकी वजह से दो अनइक्वल साइड्स के न्यूक्लियाई, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, और बाद में that nuclear division is accompanied by cell wall formation, और cell wall formation होते ही दो अनइक्वल साइज की सेल्स बन जाती हैं. बिगर वन इज वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉलर वन इज जेनरेटिव सेल. और अब हम कह सकते हैं कि अब ये माइक्रोस्पोर नहीं, अब क्या है, ये पॉलन ग्रेन है. क्लियर? क्या है ये? पॉलन ग्रेन. क्लियर? ओके, पॉलन ग्रेन की थोड़ी सी हम डिटेल में बात कर लेते हैं. ठीक है जी, पॉलन ग्रेन की थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं. ठीक है, here is I'm drawing a structure of a pollen grain, right? Okay. So it is a mature pollen. It is a mature pollen. एक मैच्योर पॉलन जनरली 2 सेल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है ना? In some cases it is also 3 cell structure, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. Generally it is a 2 cell structure. एक pollen microscope के अंदर 2 सेल्स होती हैं. एक बड़ी सेल जिसको कि हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं. क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? वेजिटेटिव सेल. और एक छोटी सेल जो कि जेनरेटिव सेल कहलाती है. क्या कहलाती है जी? जेनरेटिव सेल. क्लियर? ये जो पॉलन ग्रेन है, सबसे अंदर इसकी होती है अपनी एक मेम्ब्रेन, जिसको कि हम इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. क्या है ये? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक थिन ट्रांसपेरेंट कंटिन्यूअस लेयर है, जिसको कि हम लोग एंटाइन कहते हैं. क्या बोलते हैं? एंटाइन. और ये एंटाइन किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन की. किसकी बनी होती है ये? सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन. ओके, सो एंटाइन इज अ थिन continuous and transparent wall layer which is composed of cellulose and pectin. Okay, and सबसे pollen grain के सबसे बाहर outermost जो wall layer होती है
उसको हम बोलते हैं जी एक्साइन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एक्साइन होते हैं, जो कि थिक है, आउटर मोस्ट है एंड डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि ये एक्साइन पोलन ग्रेन के चारों तरफ कंटिन्यूअसली प्रेजेंट नहीं है। समवेयर एट सम प्लेसेस इट इज एब्सेंट एंड द एरिया, द पॉइंट where exine is absent, that area, that point of pollen grain is known as germ pore. क्या कहते हैं उसको हम लोग? germ pore. Clear? ये जो एक्साइन है, what is unique, what is special about एक्साइन? एक्साइन is formed of an organic substance that is sporopollenin. किसकी बनी होती है ये एक्साइन? sporopollenin नाम की सब्सटेंस की बनी होती है। ओके, एंड व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस स्पोरोपोलेनिन? स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है which is resistant to the attacks of strong acids, strong alkalis, which is also resistant to the extreme temperature conditions and extreme pH conditions, and even so far no enzyme has been discovered which can digest this sporopollenin. Means अब तक दुनिया में ऐसा कोई एंजाइम भी नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट या डिस्ट्रॉय कर सके। So this is the strength of sporopollenin. Due to the presence of sporopollenin, the exine wall layer is strong and supportive. Due to the presence of sporopollenin in exine, the pollen grains are preserved. The pollen grains are found preserved as fossils for thousands of years. Clear? So this is unique about sporopollenin. Clear? And germ pore का रोल क्या होता है? So the area, the point of the pollen grain where exine is absent, where sporopollenin is absent, that point is called germ pore. Okay? And germ pore का काम क्या होता है? It helps in pollen tube formation during pollen germination on stigma. जब स्टिग्मा पर pollen grain लैंड करता है और अगर ये pollen grain राइट टाइप का है, कॉम्पेटिबल है, तो होता क्या है? ये pollen grain जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करता है तो क्या करता है? ये जो pollen, ये जो वेजिटेटिव सेल है, it comes out through germ pore in form of a tube-like structure, in form of a tube-like structure that is called pollen tube. So we can say germ pore helps in formation of pollen tube. Germ pore also helps in absorption of water and nutrients from the surface of stigma, that further facilitates the formation of pollen tube. Clear? And what is function of vegetative cell? Vegetative cell helps in formation of pollen tube through germ pore. Clear? Okay. And what is function of generative cell? The nucleus of generative cell divides mitotically and it forms two haploid nuclei which are called male gametes. Means nucleus of generative cell gives rise to male gametes. Clear? Okay, so this is all about the structure of a mature pollen grain. So pollen grains are generally morphologically minute, spherical or spherical structures which are about 50 micrometer in their diameter, and the study of pollen grains is paleology. Paleology is what? Paleology is a study of pollen grains. Clear? So this is all about the pollen grains. And let's talk about the pollen viability. Pollen viability. Okay, what do you mean by pollen viability? So this is the ability of pollen grains to retain its germination capacity. Clear? किसी भी pollen grain में जर्मिनेट करने की, pollen tube formation की क्षमता कब तक रहती है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं pollen viability. So pollen viability refers to the time period for which a pollen grain retains its germination ability. That is called pollen viability. Clear? In some plants like wheat and rice, the pollen viability is just for 30 minutes. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि मेंबर्स ऑफ रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनोसी फैमिली. क्लियर?
इन प्लांट्स के इन फैमिलीज के मेंबर्स में जो पॉलन की वायबिलिटी होती है दैट इज अबाउट फॉर 1 मंथ। क्लियर, दैट इज अबाउट फॉर 1 मंथ। ओके, दूसरी बात फ्रेंड्स, ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दीज आर वेरी न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर्स। ओके, इसलिए पॉलन ग्रेन्स को फूड सप्लीमेंट्स की तरह भी यूज किया जाता है। क्लियर, जो पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स की जो वेजिटेटिव सेल है दैट हैज abundant amount of reserve food materials. They have lots of mineral elements, amino acids, sugars. Clear? दूसरे टाइप के न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, so they have a rich amount of reserve food materials and therefore these are very nutritious and these are also used as food supplements. In European countries, pollen grains are consumed in form of pollen tablets, in form of pollen syrups, capsules or injections. Okay, athletes pollen grains का यूज करते हैं अपने स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। इवन रेसिंग हॉर्सेस को भी pollen grains खिलाए दिए जाते हैं टैबलेट्स के रूप में या सिरप्स के फॉर्म में, जिससे कि उनका स्टैमिना और इंक्रीज हो जाए। सो बिकॉज pollen grains have an abundant amount of mineral elements, sugars, fatty acids, proteins, amino acids, etc. Hence, these are very nutritious structures. Clear? And therefore, pollen grains are consumed as food supplements in form of syrups, in form of tablets, in form of capsules in European countries. Clear? And athletes and racing horses also consume these pollen grains in order to increase their stamina. Okay? So this is all about the male part of the flower, that is stamen, also called microsporophyll, and microsporogenesis and development, maturation of microspore into pollen grain. Clear? Okay, ये जो हमारे pollen grains होते हैं, अब माइक्रोस्पोर में और pollen grain में बेसिक डिफरेंस क्या है? See, माइक्रोस्पोर तो हमारे यूनिन्यूक्लियेट सेल्स होती हैं, इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, और जबकि pollen grains में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक छोटा जनरेटिव न्यूक्लियस। जो माइक्रोस्पोर्स है वो तो यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर्स है, अपने आप में एक सिंगल सेल है, बट जो pollen grains है वो डबल सेल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर वो 2 सेल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर 2 सेल्स है, एक बड़ी वेजिटेटिव सेल और एक छोटी जनरेटिव सेल। माइक्रोस्पोर में एक्साइन और इंटाइन एब्सेंट होते हैं, जबकि pollen grains में एक्साइन और इंटाइन प्रेजेंट होते हैं। ये तो एब्सेंट होते हैं यहाँ पर और यहाँ प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोर्स में जर्म पोर्स एब्सेंट होते हैं, जबकि pollen grains में जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? सो दीज आर दी डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोस्पोर्स एंड pollen grains. Clear? In most of the plants, about 60% of the plant species, flowering plant species, the pollen grains are shaded. Pollen grains are shaded at 2 cell stage. Okay? But in about 30% species of the flowering plant, the pollen grains are shed out at 3 cell stage. At 3 cell stage का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ये एंथर में से रिलीज होने से पहले ही डिवाइड करके 2 मेल गैमीट्स बना चुका होता है, और हर एक मेल गैमीट को एक सेल के रूप में कंसीडर किया जाता है। क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे मेल गैमीटोफाइट की। किसकी बात करेंगे हम लोग? मेल गैमीटोफाइट। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट। ओके फ्रेंड्स, as I just told you, जब pollen grain स्टिग्मा पर लैंड करता है, किस पर लैंड करता है जी? स्टिग्मा पर लैंड करता है, ठीक है। और अगर यह pollen grain क्या है जी? अगर यह pollen grain कॉम्पेटिबल टाइप का है, राइट टाइप का है, तो pollen pistil इंटरेक्शन होगा, और pollen pistil इंटरेक्शन से मालूम पड़ेगा कि pollen grain कॉम्पेटिबल है कि इनकॉम्पेटिबल है। और अगर pollen grain कॉम्पेटिबल टाइप का है तो स्टिग्मा pollen grain को जर्मिनेट करने के लिए परमिशन देगी, और फिर क्या होगा? ये pollen grain का जो जर्म पोर है, ये जर्म पोर के थ्रू स्टिग्मा के सरफेस से वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है ना। जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब किया तो यहाँ वेजिटेटिव सेल में
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने से ये जो पॉलन ट्यूब है ये जंप पोर के थ्रू एक ट्यूब के रूप में बाहर आ जाती है। ओके, जंप पोर के थ्रू एक ट्यूब के रूप में बाहर आ जाती है, और इस सारे का सारा जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पर वो यहां आ जाता है। ठीक है जी, साइटोप्लाज्म, ऑल साइटोप्लाज्म along with its nucleus comes out in pollen tube. Clear? So that tube like structure is what? That is pollen tube. क्या है जी ये? pollen tube. Okay. बाद में क्या होता है ये जो स्मॉल सेल है, जनरेटिव सेल है। ओके, ये बाद में होता है क्या यहाँ पर, ये जनरेटिव सेल की जो सेल वॉल है ये वेजिटेटिव सेल से डिटैच हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, एंड दैट जनरेटिव सेल कीप्स फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। क्लियर? ये छोटी सेल बिल्कुल, जनरेटिव सेल बिल्कुल फ्री हो जाती है, और ये बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। ओके, अब जब यहाँ पर पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हुई तो ये जो स्मॉल जनरेटिव सेल है इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी कहां आ जाएगा जी, ये पॉलन ट्यूब में ही आ जाता है। ओके, तो यहां पर पॉलन ट्यूब के टिप पर एक बड़ा न्यूक्लियस है और उसके ऊपर एक छोटा जनरेटिव न्यूक्लियस है। बाद में होगा क्या, जैसे पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, जैसे ऐसे स्टिग्मा को पेनिट्रेट करती हुई स्टाइल के थ्रू ओवरी की तरफ ग्रो करती है, ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये स्लोली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ओके जी, इट डिसअपीयर्स, और अब यहां पर टिप पर केवल एक ही न्यूक्लियस है, दैट इज जनरेटिव सेल न्यूक्लियस। क्लियर? जनरेटिव न्यूक्लियस। अब बाद में क्या होता है, लेटर ऑन ये जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है इट अंडरगोज माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद इट गिव राइज टू टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। इन दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को हम लोग क्या बोलेंगे, मेल गैमेट्स। क्या बोलते हैं जिनको हम लोग, मेल गैमेट्स। क्लियर? सो ये जो this entire structure of pollen grain with pollen tube and that pollen tube containing two male gametes, that entire structure is nothing but this is male gametophyte. क्या है जी ये, male gametophyte. Clear? Okay. किसी किन्हीं प्लांट की स्पीसीज के अंदर ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये 3 सेल स्टेज पर एंथर से रिलीज होता है, यानी कि उन प्लांट्स के अंदर ये जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये एंथर से रिलीज होने से पहले ही डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बना चुका होता है। बट मोस्टली 60% ऑफ द फ्लावरिंग स्पीसीज के अंदर ये जो मेल गैमेट है ये पॉलन ट्यूब के अंदर ही डिवाइड करता है। ठीक है, ये जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये पॉलन ट्यूब के अंदर ही डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बनाता है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैमेन माइक्रोस्पोरोफिल, यानी कि एंड्रोसियम मींस मेल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग ऑफ द फ्लावर, एंड ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर, pollen sac, and microsporogenesis and maturation of microspore into pollen grain, structure of a mature pollen grain and gametophyte formation, pollen viability and pollen as food supplements. Clear? Thank you.